हेलो गाइस, आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर 6 स्टाफिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस, ये है आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। स्टाफिंग प्रोसेस से पहले हम ये बात करेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग एक्चुअली होता क्या है? जो भी पर्सन्स होते हैं, राइट पर्सन प्लेस्ड ऑन राइट जॉब, यानी जो भी उनकी जॉब वेकेंट्स हैं वो किस पे उनके वो जो जॉब्स हैं उनके लिए राइट पर्सन को रिक्रूट करना। तो उसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ होता है, हम क्या क्या करते हैं, और जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सीक्वेंस में ही होने चाहिए। ये नहीं कि पहले रिक्रूटमेंट लिख दिया देन उसके बाद हम एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट लिखेंगे, नहीं। पहले जो लिखा है वही आएगा, बिल्कुल सीरीज वाइज होंगे। फर्स्ट फंक्शन है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करने का मतलब है फाइंड आउट करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कितनी वेकेंट पोस्ट हैं, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए। अब इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि अगर जो भी हमारे पर्सन्स हैं, अब हम ये भी इंक्लूड करके चलते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लीव कर रहा है या कोई लीव पर है या किसी को हमने रिटायरमेंट देनी है, तो उन पर्सन्स को भी हम मान के चलते हैं, उन पोस्ट को भी मान के चलते हैं कि हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी पोस्ट अभी वेकेंट है। तो उन टोटल पोस्ट, वेकेंट पोस्ट को एक तरह से एस्टिमेट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ये बताता है कि अब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी उस रिक्रूटमेंट के अंदर हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं जॉब की, कि जॉब कैसी है, उन जॉब्स के लिए कैसे कौन से कैंडिडेट चाहिए, कैसी उनकी कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन सा कल्चर होना चाहिए। यानी जो भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस हम किसके अंदर देते हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर देते हैं। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं। यानी जो पर्सन्स हैं उनको रिक्रूट करने के दो सोर्सेज हैं। पहला है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है? जो हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से उनको रिक्रूटमेंट दे देते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, लोअर पोस्ट, थोड़ा सा लोअर पोस्ट पे है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट वाली जो पोस्ट है वो क्या हो गई, वेकेंट हो गई। अगर वो पर्सन कैपेबल है तो हम उसका क्या कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो पोस्ट है वो फिल हो जाती है हमारे खुद की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनल सोर्स से। ऐसे ही एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स भी बहुत सारे होते हैं। एडवर्टीजमेंट करा दी या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा दी, या कोई जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनसे कुछ पर्सन्स का डाटा ले लिया। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं बाहर से भी हम जब किसी वेकेंट पोस्ट को फिल्ड अप करते हैं। तो रिक्रूटमेंट में ये देखा जाता है कि हमें किस सोर्स को चूज़ करना है उस पोस्ट को फिल्ड अप करने के लिए, और वो सारी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है कि किस जॉब के लिए, जो वेकेंट पोस्ट है उसके लिए कौन सा पर्सन हमारे को रिक्वायरमेंट है। जॉब की पूरी डिस्क्रिप्शन देखी जाती है, कैसे कैंडिडेट चाहिए, उसकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, और किस कल्चर तो आजकल इतना नहीं देखा जाता, कितनी क्वालिफ़िकेशन है, वो कितनी सैलरी हम लोग उनको दे सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर कंसीडर करके चलते हैं। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पर हमारी पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन आती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट के स्टेज पर बहुत सारी एप्लीकेशंस भी भेजते हैं। तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम ये देखेंगे, अब मतलब मैच करेंगे हमारी जो पोस्ट है उसको किसके साथ मैच करेंगे, जो पर्सन्स की एप्लीकेशंस आई हैं। अगर जो ज़्यादा मैच करती हुई पर्सन्स हैं कि हाँ, इस पर्सन की क्वालिफ़िकेशन भी हमें इतनी चाहिए थी, तो उस पर्सन को हम क्या कर लेते हैं, उन पर्सन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरा का पूरा डाटा देखते हैं। कई बार क्या होता है, अनक्वालिफाइड पर्सन्स भी अपना डाटा भेज देते हैं।
जो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स को भी नहीं फुलफ़िल करते होते। तो उन डाटा को हम हटा देते हैं और अच्छे अच्छे जो डाटा होते हैं जो हमारी जॉब के साथ मैच कर रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ते हैं, वो होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब पहले प्रोसेस में क्या हो जाता है, सिलेक्शन में उनको सिलेक्ट कर लिया, फिर उनका बहुत सारे सिलेक्शन के अंदर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे इंटरव्यू टेस्ट हो गया। फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने क्या काम करना है, हर चीज़ का, कि अगर कोई इन्वायरमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनके अंदर एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी कराया जाता है और सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं। उनको टर्म्स और कंडीशंस बताई जाती हैं कि क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी उस कॉन्ट्रैक्ट की और किस डेट पर उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन करा है, उस जॉब को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में क्या होता है, प्लेसमेंट यानी अब जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी हमारा एम्प्लॉय हमने रिक्रूट किया है, ठीक है, प्लेसमेंट में क्या है, जो भी हमने अपना एम्प्लॉय रिक्रूट किया है, नया एम्प्लॉय आया है, उसको उसकी पोस्ट और पोजीशन को बताते हैं कि क्या उसकी पोस्ट है, क्या उसकी पोजीशन है। ठीक है, और ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है, ओरिएंटेशन में जो उसके साथ मेंबर्स काम करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के अदर मेंबर्स होते हैं, उनसे उनको मिलाते हैं और नए रूल्स और रेगुलेशंस जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बताया जाता है कि क्या रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्या पॉलिसीज़ हैं। ओरिएंटेशन में ये होता है। फिर नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उनको जो नया एम्प्लॉय आया है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको काम कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस टाइप के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कौन सी मशीनरीज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंडर हैं, काम कर रहे हैं, किस मशीन के ऊपर उनको काम करना है, कैसे करना है, यानी सारा का सारा जो भी ऑपरेशंस है वो ट्रेनिंग के अंदर बताए जाते हैं। ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि न्यू एम्प्लॉयज़ को ही दी जाती है, ओल्ड एम्प्लॉयज़ को भी दी जाती है कि वो अपनी जो हमारी कंट्री के अंदर या जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो न्यू टेक्निक आई है उसको वो अडॉप्ट कर सकें, उन चेंजेस से फैमिलराइज हो सकें। ठीक है, डेवलपमेंट यानी अब उन पर्सन्स की डेवलपमेंट करना। अगर हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो स्किल्स हैं, जो उनकी नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी और उनकी जो डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर है परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल में क्या आता है कि जो भी पर्सन को हमने ट्रेनिंग दी है, ठीक है, अब हम थोड़ा टाइम उसको देंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सके, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल के अंदर हम उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है उनको इवेल्यूट करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका स्टैंडर्ड देखते हैं कि कितना उसने स्टैंडर्ड परफॉर्म किया है, कितना काम करा है उसने, इवेल्यूट करते हैं क्यों, और उससे फीडबैक भी लिया जाता है इस प्रोसेस के अंदर कि वो ये काम करके वो कितना उसको समझ आया, उस ट्रेनिंग से उसको कितनी हेल्प मिली, हर चीज़ का ध्यान परफॉर्मेंस अप्राइजल के अंदर रखा जाता है। देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में क्या है कि अब एम्प्लॉयज़ को हमने ट्रेनिंग दे दी, उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ क्या हुई, उनको नई स्किल्स पता चली, नई कोई नॉलेज पता चली, कोई न्यू टेक्निक की उनको नॉलेज हुई, उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, वो उस रिस्क को बियर करने के लिए वो खड़े हो सकते हैं। तो यानी उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी हुई। तो उसके साथ साथ जब वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जाते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें हायर लेवल पर पोस्ट देनी है उनको, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डायरेक्टली उनका प्रमोशन कर देती हैं, और जो लोअर लेवल के पर्सन्स हैं उनके लिए एक नया एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर लेती हैं उस पोस्ट को फिलअप करने के लिए। तो प्रमोशन से क्या हुआ, उनका जो स्टेटस है वो तो इंक्रीज़ हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उनका मोराल भी इंक्रीज़ हुआ, और करियर प्लानिंग यानी अब वो धीरे धीरे अपने करियर को लेकर भी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका मोराल इंक्रीज़ हुआ, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से
क्या होता है, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाती है और वो जॉब को ज़्यादा जल्दी छोड़कर भी नहीं जाते, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टाफिंग प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करेंगे और बेटर वे में काम करेंगे। ठीक है, फिर आता है कंपेंसेशन। अगर कोई भी पर्सन, जो भी पर्सन्स हैं, वो काम अगर बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, एफिशिएंट मैनर में करते हैं, बहुत फास्टली टाइमली भी काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि उनको कुछ ना कुछ कंपेंसेट किया जाता है, उनको कुछ ना कुछ पे किया जाता है, कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो डायरेक्ट दो फॉर्म्स में होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। ठीक है, इनको हम इंसेंटिव के नाम से भी जानते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड देन सेकेंड इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब है जो भी हम उनको रिवॉर्ड देंगे वो किस में देंगे, मॉनेटरी फॉर्म में देंगे, यानी मनी की फॉर्म में दिया जाएगा। और नॉन फाइनेंशियल जो मनी की फॉर्म में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल में हम मनी की फॉर्म में देंगे तो हम क्या दे सकते हैं, उनको बोनस दे सकते हैं, प्रॉफिट में कुछ शेयर दे सकते हैं। ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या आ जाते हैं, जो इंसेंटिव मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होते, यानी उनका जो स्टेटस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और भी बहुत सारे इंटेंसिव्स होते हैं नॉन फाइनेंशियल के अंदर। ठीक है, अब जो एक पर्सन है, मान लीजिए वो चाहता है कि उसका प्रमोशन हो जाए, वो अच्छे स्टेटस पर चला जाए, उसको एक अच्छी रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो हम उनको क्या रिवॉर्ड करेंगे, उसकी प्रमोशन कर देंगे, तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन कोई पर्सन चाहता है भैया मुझे तो मनी चाहिए, तो उनको हम क्या दे देते हैं, मनी दे देते हैं। तो कंपेंसेशन भी देखा जाता है एक पर्सन के बिहेवियर के ऊपर भी। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर कंपेंसेट भी बहुत ध्यान से किया जाता है कि किस पर्सन को किस तरह की नीड है, इस टाइम पर वो क्या चाहता है। ठीक है, वो मॉनेटरी फॉर्म में चाहता है पैसा या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए उसे। ठीक है, हर एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो अलग होता है, हर एक पर्सन की नीड अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन अपनी अलग अलग डिफरेंट नीड से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो उन हर एक पर्सन की नीड का भी ध्यान रखकर उनको कंपेंसेट किया जाता है। ठीक है, अब आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अच्छे से करेंगे इसको भी। आज के लिए इतना ही, एंड बाय।